आज के इस सेशन में हमने जितना भी अभी तक ट्राइंगल के बारे में सीखा है उससे मिक्स क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जब हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं आपको कंसेप्ट भी समझ आता है। ठीक है, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आनी स्टार्ट होती है जब मिक्स फॉर्म में क्वेश्चंस मिले आपको। ठीक है, एक बार आपको एक इन सेंटर का क्वेश्चन मिल गया, एकदम सरकम सेंटर का एक क्वेश्चन डाल दिया गया, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा फॉर्मूला किसका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं है, कुछ एक सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा होगा, बट स्टिल आपको सोचने में मजबूर करेंगे क्वेश्चन। और कोशिश यही करनी है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें, मेरा सोल्यूशन बाद में देखें। ठीक है, अगर इस सेशन को आप देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले के जितने भी सेशन थे जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उससे रिवाइज कर लें, फिर इस सेशन पे मूव ऑन करें। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, डी एक पॉइंट है बीसी पे कुछ इस तरीके से कि एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया बीसी का। तो मैंने कहा एबीसी एक ट्राइंगल है, डी एक पॉइंट बीसी पे है, एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया बीएसी एंगल का। ए बी मुझे 12 दे रखा है, ए सी मुझे 16 दे रखा है, बी सी मुझे 7 दे रखा है। मुझे वैल्यू बतानी है एडी, एडी की लेंथ क्या होगी। ठीक, अब देखो इस सवाल के लिए हमें क्या एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है इसकी लेंथ बतानी है, और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एडी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास दिस ए बी इंटू में ये वाली साइड ए सी और माइनस में बी डी इंटू में डी सी। अच्छा, अब बी डी और डी सी कैसे निकालेंगे? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज करूंगा। ये 12 है, ये 16 है, तो ये वाली साइड 12 रेशियो 16 हो जाएगी, और अगर मैं इसे काट दूंगा 4 से तो ये 3 रेशियो 4 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये वाली साइड अगर 3 रेशियो होगी तो ये वाली साइड 4 रेशियो हो जाएगी। यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करा। 3 रेशियो 4 रेशियो, 7 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कि 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये वाली लेंथ 3 हो जाएगी मेरे पास और ये वाली लेंथ 4 हो जाएगी। अब पुट करके अपना आंसर निकाल लो। मेरे पास आएगा ये 12 इंटू में 16 माइनस 3 इंटू में 4। वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरे पास, ये भी मेरे पास देखो 12 ही बन रहा है, 3 इंटू 4, 12 इंटू 16 है, यहाँ पे माइनस 12, तो 12 कॉमन लिया, 16 माइनस 1 15 बचेगा, और मेरे पास ये ए डी स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर मुझे बाहर चीजें निकालनी है, क्या वैल्यू आएगी ए डी की? आप कहेंगे 12 में 4 इंटू 3 होता है तो 4 से 2 बाहर आएगा, यहाँ पे 3, और 15 में 3 इंटू 5 होता है तो 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे √5, 6√5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, थोड़े बेटर अप्रोचेस आपको सीखने पड़ेंगे। अब एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके सारे दिमाग में है, बस सोल्व करने हैं क्वेश्चंस को कम टाइम में। अब मेरे पास कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े इन सेंटर से रिलेटेड है। मेरे पास आई क्या है? इन सेंटर है ट्राइंगल का, एंड एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट एस है, कुछ इस तरीके से कि पी एस क्या हो गया? मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ पी एस मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल बाइसेक्टर मेरा इन सेंटर के पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास आई। आगे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पी क्यू मुझे 12 दे रखा है, क्यू आर मुझे 10 दे रखा है, पी आर मुझे 14 दे रखा है। मुझे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, अगर ये x हो और ये वाली दूरी x हो और ये y हो, तो x बाय वाई किसके बराबर होता है? x बराबर होता है p से मेरे पास दो साइड जा रही है और ये इन दोनों का सम, और मेरे पास यहाँ पे ये आई एस एस यहाँ पे लैंड कर रहा है, तो ये वाली साइड एस आर बाई 10। ठीक, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 10, और ये होगा मेरे पास 13/5। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, आपने अच्छे से रिवीजन करी होगी, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे, वरना फंसे रह जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या यूज करी? मैंने कहा अगर ए बी सी ट्राइंगल होता है और मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये आई पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, तो अगर ये वाली साइड मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मेरे पास ए आई रेशियो आई एस ये होता है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है मैंने। अगले सवाल पे चलता हूँ। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, आई इन सेंटर है ऑफ ट्राइंगल। तो ये मेरे पास पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया मैंने, आई को इन सेंटर मान लिया, तो यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया।
पी क्यू मुझे 8 दे रखा है, क्यू आर मुझे 10 दे रखा है, पी आर मुझे 12 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई आर फाइंड आउट करना है। अब देखो एग्जामिनर ने अच्छा पूछ लिया, ये वाला ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पे जो एरिया वाली प्रॉपर्टी थी वो यूज होगी। अगर ये मेरे पास इंसेंटर होता है, आपको ये पता है कि मेरे पास इंसेंटर को यूज करते हुए एक सर्कल डाला जाता है इसके अंदर, और जो सर्कल डलता है, ये जो इंसेंटर का पॉइंट होता है ये इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ये आर और ये वाली दूरी भी मेरे पास आर होगी। अगर मुझे रेडियस मिल गया, मुझे बेस गिवन है, तो क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। एक तरीका तो ये होगा मेरे पास, मैं रेडियस निकाल लूँ। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर इंसेंटर से मैं ट्राइंगल को 3 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, तो मैं कहूँगा जैसे ये पी आई क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आई आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई आर, जो इन तीनों का जो सम होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पूरा बड़े ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। मैंने आई से स्प्लिट करना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह मेरे पास क्या है, हाइट आर, रेडियस 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 है, तो जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? सिर्फ बेस पे। तो मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई क्यू रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आई आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई आर क्या आया था हमारे पास? ये साइड के रेशियो के बराबर आया था। तो मेरे पास ये 8:10:12 होगा, और आप चाहें तो इसे 4:5:6 भी लिख सकते हैं। अब इन तीनों एरियाज का सम मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। तो अगर ये रेशियो इनके एरियाज का है 6, 5, 11 और 4 15 रेशियो, 15 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई आर निकालना है। पी आई आर इज 6 रेशियो, तो 6 रेशियो का मान क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 6। डन। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो मैं ऐसे देखता हूं, वरना मैं क्या करता, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है मेरे पास हाफ आर डॉट इंटू में एस, ये इन रेडियस होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। तो यहां से मैं एरिया निकालता पहले 3 साइड गिवन है हीरोज फॉर्मूले से, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर भी गिवन है, इन रेडियस की वैल्यू निकालता, इन रेडियस की वैल्यू निकालता तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाता, ये बेस मिल जाता, तो मैं इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल सकता था। समझ आ गया? दोनों तरीके मेरे पास ओपन है। बाकी साइड के रेशियो से करना थोड़ा ज्यादा आसान है, एक बार की में आपको दिख जाएगी चीजें। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा मेरे पास? सेमी पेरीमीटर आप देखो क्या निकल के आएगा, 12, 8, 20, 10, 30, 30/2 ये हो गया 15। तो हीरोस फॉर्मूला लगा देंगे 15 में से 8 घटाऊंगा तो 7 आएगा, 15 में से 10 घटाया तो 5, और 15 में से 12 घटाया तो 3। 5 और 3 15, 15 बाहर आ गया, 15√7 बना ये। अगर ये 15√7 है तो 15√7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 6, तो 15 से 15 कटेगा, 6√7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। एग्जाम में लेवल क्वेश्चन का ठीक ही रहेगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। बेसिक जब हम सीखते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो 3-4 प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हो रही होती हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें आई क्या दे रखा है, एक इंसेंटर का पॉइंट दे रखा है। AB मुझे 6 दे रखा है, BC मुझे 8 दे रखा है, और AC मुझे 12 दे रखा है। कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्रू A इंटरसेक्ट BC एट D। अगर यहां से मैं A से एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें लेंथ बतानी है किसकी? BD। अब देखो ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए, यहाँ पे आई इन सेंटर, इसकी जरूरत नहीं थी, नहीं देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ BD की लेंथ क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, ये 6 है ये 12 है, तो यहाँ पे 6 रेशियो लिख सकता हूँ, ये मैं 12 रेशियो लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 1:2। आप देखेंगे अगर 1:2 आया साइड 6 से डिवाइड करके, 3:8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट करेगा 8/3 को। क्वेश्चन हो गया खत्म। इस थ्योरम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल, ये फिगर दे रखी है, AB की लेंथ मुझे 12 दे रखी है, BC की लेंथ मुझे 12 दे रखी है, और CA की लेंथ मुझे 24 दे रखी है। खैर ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दो लेंथ्स का सम तीसरी लेंथ के बराबर आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ट्राइंगल के अंदर, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है,
तो स्किप दिस क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ, एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे पी क्यू आर, कहता है मेरे पास पी क्यू 55 है, क्यू आर 48 है, और ये मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है एक 73। मुझे इन रेडियस का मान बताना है। अब देखो मुझे नहीं पता ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, या बन रहा है नहीं बन रहा, मे भी हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। जब तीन साइड दे रखे होते हैं, ज्यादातर केसेस होते हैं कई बार ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो चाहे तो आप वेरीफाई कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, इनके स्क्वायर को सम करके आप चेक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी, ये बेस और परपेंडिकुलर। दूसरा तरीका ये, मैं मान लेता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है मैं वो लगा के देखता हूँ। अगर वो लग के मेरा आंसर मैच कर गया तो चांसेस होंगे कि वही आंसर है, फिर हम वेरीफाई कर लेंगे, वरना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये होता है मेरे पास इन रेडियस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। अब परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकता है, 25 और इसमें तो 55 और इसमें, और ये लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है, एग्जाम में तो डायरेक्टली करोगे आप। 55 प्लस 48 करा, ये 103 आया आपके पास, 130 में से 73 कटाया, बचा 30, 30 को 2 से भाग करोगे आया 15, 15 ऑप्शन में, तो यही आंसर होना चाहिए। आप देखेंगे 55 प्लस मेरे पास 48 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया मेरे पास 30/2, जो कि मैंने कहा 15। अब ये काम बिना लिखे होगा एग्जाम में, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये मन में करना है आपको, और आपने 50 निकाली ऑप्शन में दिख गया तो आप समझ गए कि यही एंड रेडियस रहा होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। उसके लिए अगर फिर भी 100% श्योर होना है तो आप वेरीफाई करके देख लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। आप देखेंगे ये 55 है, 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये 73 का स्क्वायर आ रहा है यार, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट देगा 5, 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट देगा 4, 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट देगा 9, 5 प्लस 4 क्या हो गया 9। बन रहा है या नहीं बन रहा, सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये 90 डिग्री ही बना रहे होंगे, ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा होगा, चांसेस के ज्यादा है। ये भी हो रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो अब तो कोई दो राय है नहीं, मैं चला जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलें आगे। तो माइंड को हमेशा ओपन रखना है, 90 डिग्री का केस देख लिया करें। अब देखो इस फिगर में क्या दे रखा है मेरे पास, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू मुझे 20 दे रखा है, क्यू आर भी मुझे 20 दे रखा है, और पी आर मुझे 16 दे रखा है। एन एक्स सर्कल बनाया गया, और बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, एक सर्कल हमने कुछ इस तरीके से बनाया। हमें एक्स रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स रेडियस की वैल्यू क्या होगी। अब एक्स रेडियस की वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू आर, जो ऊपर है, ऊपर वाला ट्राइंगल, और ये किस साइड से टच कर रहा है, अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूं, ये पी क्यू आर की क्यू आर साइड से टच कर रहा है, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस क्यू आर, ये मेरी क्या होगी, इसका एक्स रेडियस निकल के आएगा। अब ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, 16 है, एरिया निकाल सकते हैं क्या। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, पहले तो 20 20 40 और 6 56, 56 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 28। एरिया मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट में 28, 28 में से 20 को घटाया तो 8, 28 में से 20 को घटाया तो 8, और यहाँ पे 28 में से 16 को घटाऊंगा तो आएगा 12। आप देखेंगे 8 और 8 तो बाहर आ गया मेरे पास, यहाँ पे 12 और 28 और 12 के अंदर मेरे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आएगा। यहाँ पे सॉरी 4 कॉमन है, 4 बाहर आएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 है, और यहाँ पे 3 बचेगा 21। तो ये मेरे पास 8 4 जा 32 रूट 21 आया एरिया। और अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं 28 है, 28 में से मैं 20 को घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास 28 माइनस 20, ये 8 बचेगा, ये बचेगा 4 रूट 21। 4 रूट 21 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शंस होंगे ये सारे। डन, चले आगे। क्वेश्चन में दे रखा है
if the angles of a triangle are in arithmetic progression and length of the middle side is 6 centimeter, find circumradius। मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी जो भुजाएं हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो एंगल्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैंने कहा चलो ये वाला एंगल मैंने अगर मान लिया ए, तो ये ए प्लस डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया, और ये मेरे पास ए प्लस टू डी होगा, ऐसे ही कुछ चलेगा, है ना। और अगर मेरे पास से तीनों ट्राइंगल्स, मेरे पास क्या निकल के आए, ये निकल के आए एंगल्स। जो मिडल साइड है वो मुझे 6 दे रखा है। अब मिडल साइड क्या होगी, आप कहेंगे सबसे छोटा एंगल ये होगा, उसमें कुछ बड़ा करा, उससे बड़ा एंगल ये है, और उस सबसे बड़ा एंगल ये होगा। तो मिडल साइड मिडल एंगल के सामने होगी, ये वाली साइड मुझे 6 दे रखी है। तो मुझे बताना है सर्कम रेडियस का मान क्या होगा। ठीक, आपको पता है सर्कम रेडियस मेरा किसके बराबर होता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन रूल को एक्सटेंड करके, मैंने कहा था ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन सी, और ये मेरे पास 2r के बराबर होता है। तो अगर a अपॉन में साइन ए भी मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये साइड दी हुई है और ये एंगल मिल गया, तो क्या मैं यहाँ पे 2r सर्कम रेडियस की वैल्यू बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। अब आप ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होना चाहिए, मैंने पहले पढ़ा रखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें जो साइड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंट, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं एक सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे अगर a1 a2 a3 ये टर्म्स हैं, तो a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 के, और ये बराबर होता है कॉमन डिफरेंस d के। इसी वजह से मैं a2 को a प्लस डी, ये a प्लस 2d भी लिख सकता हूँ। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को सम करता हूँ, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। 3d है यहाँ पे, और यहाँ पे 3a है, 3a प्लस डी बनेगा, ये 180 डिग्री के बराबर। तो मेरे पास a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल के अंदर तीन कोण कितने के दे रखे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हो, तो जो मिडल एंगल होगा ना वो हमेशा 60 डिग्री होगा। क्या होगा, मिडल एंगल 60 डिग्री होगा। एक एंगल 60 से छोटा होगा और एक एंगल 60 से बड़ा होगा, हमें नहीं पता उनका मान क्या होगा। तो अगर ये 60 डिग्री आ गया, ये 6 आ गया, तो मैं यहाँ पे अपना सर्कम रेडियस बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर a मेरे पास क्या है, a है 6 साइन 60, ये हो जाएगा मेरे पास 2r, r की वैल्यू यहाँ से काटूंगा 3, साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ पे 3 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू r आएगा, और r का मान क्या हो गया मेरे पास, 2 ऊपर जाएगा, √3, 3 को डिवाइड करूंगा √3 से √3, तो 2√3। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अभी क्या और कोई तरीका भी था मेरे पास इस सवाल को करने का, क्या है कोई ऐसा तरीका जिससे मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकता था इस सवाल को। देखो ध्यान से, मैंने कहा तीन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों कोण क्या है, आइसोसेलेस, मतलब क्या है मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब कोण मुझे नहीं दे रखे, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कोण मान सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने कहा सर ये वाला मैंने क्या मान लिया, तीनों एंगल मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया 60 60 60 डिग्री का, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा मेंटेन्ड है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो a1 a2 a3 सब बराबर हो गए। अगर ये मेरे पास ये तीनों एंगल 60 60 डिग्री के हो गए, तो उस पर्टिकुलर केस में मिडल वाली साइड मुझे कितनी दे रखी थी, 6 दे रखी थी, तो ये तीनों साइड इस केस में तो 6 हो जाएंगी, तो ये वाली साइड मेरे पास आ गई 6। अब मुझे क्या बताना है, सर्कम रेडियस बताना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3 इंटू में साइड, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 अपॉन में √3, और ये आ जाएगा 2√3। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के भी इस सवाल को कर सकता था, वरना और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। आप हमेशा बस ये चीज ध्यान रखें, मेरे पास जब भी क्या होगा, अगर तीन एंगल्स एपी में होंगे, 3 एंगल्स आर इन एपी इन ट्राइंगल, तो जो मिडल एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। क्या होगा, मिडल एंगल मेरा जो होगा वो 60 डिग्री का होगा।
और अगर वो 60 डिग्री का होगा, बाकी एंगल्स आप कुछ भी मान लो, जैसे मैंने ये वाला मान लिया 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या मान लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? बिल्कुल है। मुझे क्या बताना है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड, मिडल साइड मुझे दे रखी है 6। मुझे क्या बताना है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है इस केस में, राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है मेरे पास, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो सोल्व करके आप यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ाया, अगर ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री और बेस क्या है ये, ठीक है, तो मेरे पास 30 डिग्री के केस में ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होती है, √3 रेशियो होती है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 रेशियो होती है, और ये वाली वैल्यू 2 रेशियो होती है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो √3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, मुझे 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो √2 रेशियो तो हाइपोटेनियस है, मुझे वैल्यू बतानी है 1 रेशियो की, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, √3 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 2√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखने का देखो तरीके बहुत हैं, क्वेश्चन को हम 10 तरीके से देख सकते हैं। जो तरीका दिमाग में पहला है वो कर लो। सबसे बेसिक यही था, मैंने सिंपल साइन रूल और सरकम रेडियस के बीच में रिलेशनशिप मुझे पता थी तो यूज कर लिया। अगर नहीं पता होती तो मैं ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता, ये भी नहीं पता होता तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता। तो माइंड को ओपन रखना अपना एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम, आंसर तो आ ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। क्वेश्चन में कहता है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडल साइड। मेरे पास कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसके सभी कोण मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैंने कहा एक ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, किससे, 60 डिग्री से, ये मेरा मिडल हो गया। एक जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कह रहा है मुझे 5 है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो मुझे 7 दे रखी है। तो अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल मेरे पास नाम दे देते चलो ABC, अगर ये एंगल C है, इसके सामने वाली 7 है, इसके सामने वाली साइड 5 है, तो जो ये वाली साइड होगी ये तो मिडल एंगल के सामने होगी, तो ये तो क्या होगी मेरे पास, इन दोनों के बीच में होगी, 7 और 5 के बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी। अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखता हूँ, ये चारों ऑप्शन मेरे 7 और 5 के बीच में ही है, क्योंकि आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करूंगा 49 आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा। तो इस वाली साइड का जो स्क्वायर होगा वो भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और इन सब का स्क्वायर करोगे ये 49 और 25 के बीच में ही आ रहा है। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्वेश्चन को सोल्व तो कर ही सकता हूँ। ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 5 दे दिया, कोसाइन रूल लगा के आंसर निकाल लेंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है मेरे पास, ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, इसे अगर मैं x मान लूं तो x स्क्वायर बराबर होगा ये वाली साइड बगल वाली साइड का स्क्वायर, फिर ये वाली साइड का स्क्वायर। और अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 60 डिग्री एंगल हो, तो कुछ नहीं होता, ये दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 49 प्लस 25 ये हो जाएगा 74, 74 में से 35 को घटाऊंगा तो 39 बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी √39। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं याद करा देता हूँ फिर भी कोसाइन रूल आपको एक बार, जिनको हल्की सी भी कंफ्यूजन है। कोसाइन रूल क्या होता है मेरे पास, अगर ये वाला एंगल मुझे दे रखा है ए बी और सी, ये वाली साइड मुझे दे रखी है से ए, ये बी दे रखी है, ये सी दे रखी है, तो ये वाला एंगल मैंने ए ही मान लिया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। और अगर ये 60 डिग्री हो जाए तो ये 1/2 बनेगा, जो कि इस 2 को काट देता है। ठीक है, इफ एंगल ए 60 डिग्री है तो मेरे पास ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस BC। और अगर एंगल ए 120 डिग्री होता है उस केस में ये ए स्क्वायर बराबर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, ये भी आगे जाके अभी काम पड़ेगा जब हम सर्कल वगैरह बढ़ेंगे। मेरे पास एक छोटा सा सवाल CPO 2019 का है। कहता है एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी साइड्स मुझे 60, 112 और 164 दे रखी हैं। हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पार्क बताना है, अगर रेट है मेरे पास ये 8.50 स्क्वायर मीटर। अब मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी भुजा 60, ये 112 और ये मेरे पास 164 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं इसे यूज आगे सोल्व करता हूं, कहता है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी पार्क इज 8.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 8.5 इज 17/2। अब ये 17/2 पर स्क्वायर मीटर है, मतलब
एक मीटर स्क्वायर अगर मैं लेवल करूंगा तो मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। टोटल एरिया निकाल लूंगा, ये मेरे पास मीटर में तीनों लेंथ है, तो मैं कहूंगा जो टोटल कॉस्ट होगी मेरी वो होगी 1 मीटर स्क्वायर का 17/2 देना है, और टोटल जो एरिया है वो है ये, तो एरिया में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मेरे पास एक चीज दिमाग में आई कि अगर मैं इसे सोल्व करूंगा मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा। आप चाहें तो चारों ऑप्शन में 17 का मल्टीपल ढूंढ लें, अगर एक ही ऑप्शन आएगा तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। एक से ज्यादा ऑप्शन आ गए फिर फंस जाएंगे, फिर पूरा सारा क्वेश्चन दोबारा बेसिक से तो करना ही पड़ेगा। और एग्जामिनर इतना सातिर है आज के टाइम पे कि वो 2 ऑप्शन तो जरूर देगा जो 17 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ऐसे स्मार्ट ऑप्शन डाले जाते हैं आज के टाइम पे। तो आप क्या करें इसमें 17 का ढूंढने में अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें चल रही हैं, आप इसे पूरा सोल्व करना स्टार्ट करें। अगर तीनों मुझे भुजाएं दे रखी हैं तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ किससे, हीरोस फॉर्मूले से। अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा 164 प्लस 112 करूंगा तो 276 आ गया। 276 में से अगर 60 जोड़ दिया तो मेरे पास 336, 336 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये 168 आ गया सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा 168, यहाँ पे आया मेरे पास, यहाँ पे 168 में से 60 घटाऊंगा तो मेरे पास 108 होगा। 164 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और 112 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 56 आएगी। चलो अब चीजें बाहर निकालनी स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 है, ये 108 क्या होता है मेरे पास 27 इंटू में 4, तो यहां से 4 बाहर आ गया। अब 27 में से भी आप देखेंगे 9 इंटू 3 होता है, तो 3 बाहर आ गया 9 की जगह, और मेरे पास सिर्फ ये बचा, ये और ये बाहर निकाल चुका हूं मैं। आप देखेंगे 168 है मेरे पास, ये होता है 24 इंटू में 7, और ये होता है 8 इंटू में 7। यहां से 7 बाहर आएगा मेरे पास, हटा लो, अभी रूट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखता हूँ 8 और 24 में 8 कॉमन है तो 8 बाहर आएगा, बस मेरे पास अब 3 बचा, और 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और ये 3 यहाँ पे आएगा। तो दिस विल बी माई एरिया। अब एरिया की जगह यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज लिख सकता हूँ। अभी देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, आप मल्टीप्लीकेशन किसी और का भी देख सकते हैं। जैसे 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 3 आया, तो जैसे मैंने 2 से काट दिया तो ये बचा 2। अब मेरे पास ये पूरा फ्रीडम है, मैं 17 का मल्टीपल देख सकता हूँ, जो कि चेक करना थोड़ा मुश्किल है। 17 का टेबल से चारों चेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 3 और 3 9, क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं? डिजिटल सम मेरा क्या होगा 0 होगा, 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 8 5 13, 13 में और 8 को जोड़ूंगा तो 21 आएगा, ठीक है। ये मेरा नहीं कटेगा 9 से। 8 और 1 9, 6 और 4 10, 9 और 1 10 20, 9 और 1 10 और 10 20, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 6 और 3 9, और एक ये भी मेरा नहीं कटेगा, सम 9 से नहीं कट रहा। 7 और 1 8, 6 और 3 9, और एक 9 18, सम ऑफ डिजिट ये 9 से कट रहा है, तो 9 से कटने वाली वैल्यू मेरे पास एक ही है, लेकिन इसमें स्पीड होनी चाहिए करने की। वरना आप यूनिट डिजिट ज्यादा बेटर मेथड है कि इतना करने के बाद भी अगर आप इससे जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप यूनिट डिजिट से जाए। अब यूनिट डिजिट में क्या होगा, कुछ ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे 7 दूनी 14, 4 12 2, 2 7 14 4, 32 2, 2 3 6, यूनिट डिजिट आई मेरी 6। अब यहाँ पे मैं फंस गया यूनिट डिजिट में, क्योंकि 2 ऑप्शन में मैच कर रही है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इसमें डिजिटल सम लगा के देख लें, या कोई और मेथड आप लगा के देख लें, मे भी उससे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। वरना मैंने लगा दिया डिजिटल सम, तो ये 17136 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, ये है बहुत आसान, लेकिन 1 मिनट ही तो मिलती है ना एग्जाम में एक क्वेश्चन करने की, और वो खा जाएगा 1 मिनट आराम से। CGL 2019 टीयर 1 का सवाल है, कहता है एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ए बी और सी से परपेंडिकुलर बनाए गए, तो वो डी ई एफ पे टच करते हैं ट्राइंगल को। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे जाके, डी ई और एफ पॉइंट पे। आगे कहता है ए डी बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। एंगल ई पी डी, ई पी डी, ये वाला कोण मुझे दे रखा है 116 डिग्री का।
हमें बताना बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी अगर क्यू पे मीट करते हैं तो ए क्यू बी का मेजर क्या होगा। अब मैं इसे अलग से बना लेता हूं। मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पे भिचकुच ज्यादा हो जाएगी, एक ट्रायंगल ए बी सी था, ए और बी के बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर, ये जाके मिल रहे हैं मेरे पास क्यू पॉइंट पे, तो मुझे ये वाला मान निकालना है। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अब देखो कितना सरल सवाल है मेरे पास। ये अगर मुझे बताना है इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला जहां पे टकराएंगे ये पॉइंट तो मेरा इन सेंटर हो जाएगा, और अगर ये इन सेंटर है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अगर ये एंगल सी है तो ये मेरे पास 90 प्लस सी बाई 2 होता है। तो मुझे सी का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये 116 दे रखा है, ये ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है। इस ट्राइंगल को देखेंगे अगर हम, ये 116 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इन चारों का सम 360 होगा। ये 90 90 180 घट जाएगा, तो मैं कहूंगा 116 प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम क्या 180 बचेगा खाली। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। और एंगल सी मेरे पास यहाँ पे 64 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल 64 हो गया तो 90 प्लस 64 बाई 2, तो ये मेरे पास 90 प्लस 32 होगा, और ये वाला मान मेरे पास आ जाएगा 122। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आएंगे तो एक ही सवाल के अंदर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी और साथ के साथ इन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज करवा ली। एक और सवाल है मेरे पास इसी तरीके का। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, बी परपेंडिकुलर टू एसी है, ये बीई मेरा परपेंडिकुलर हो गया एसी के, सीडी परपेंडिकुलर हो गया एबी के, सीडी परपेंडिकुलर हो गया एबी के, बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये दोनों ओ पॉइंट पर सब टकरा रहे हैं। तो ये मेरा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट हो गया। दो ऑल्टीट्यूड जहां टकराए, जो लम्ब जहां पे टकराए वो मेरा लंब केंद्र बन जाता है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओबीसी, ओबीसी इस एंगल का बाइसेक्टर, अब ध्यान से समझेंगे किसका बाइसेक्टर, ये मैं जो एंगल बनाया ओबीसी इसका बाइसेक्टर हमने बनाया, और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओबीसी एंड ओसीबी, ये O है, ये C है और ये B है, इस एंगल का बाइसेक्टर बना रहे हैं। तो मेरे पास ये जाके P पॉइंट पे टकरा रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं OBC ट्राइंगल देखूं तो उसका मेरे पास ये P क्या होगा, इन सेंटर होगा। P क्या होगा, इन सेंटर होगा किसका, ऑफ ट्राइंगल OBC का। और अगर मैं O की बात करता हूं, O मेरा ऑर्थो सेंटर है किसका, ऑफ ट्राइंगल ABC का। ये चीजें ध्यान रखनी है। एंगल BPC 148, BPC ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 148 डिग्री का। हमें वैल्यू बतानी मेजर ए, एंगल ए का मान क्या होगा। आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर ये 148 डिग्री है तो ये पी पॉइंट क्या है, इन सेंटर है ओबीसी ट्राइंगल का, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये मेरा किससे ज्यादा है, 90 से अगर मैं कंपेयर करूं 90 प्लस 58 है। अगर ये वाला एंगल 90 प्लस 58 है तो ये वाला एंगल क्या होगा 58 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 116 डिग्री। अगर ये 116 डिग्री हो गया तो ऑर्थो सेंटर में प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास ये ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है एबीसी ट्राइंगल में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 116, और ये हो जाएगा 64 डिग्री। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डन, चलें आगे। वरना अगर ये भी ध्यान नहीं रहता तो आप कहते सर ये एंगल इतना है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चारों का योग 360 करके भी आप कर सकते थे। कहता है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी टी एंड आर एस एल्टीट्यूड्स हैं और ओ पॉइंट पे मिलती हैं। पी क्यू आर, पी टी और आर एस, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ पी आर, ओ पी आर इस वाले एंगल के बाइसेक्टर, और ओ आर पी
इस वाले एंगल के बाइसेक्टर ये मिल रहे हैं आई पॉइंट पे जाके, तो ये मेरे पास ओ पी आर ट्राइंगल का इन सेंटर हो गया। हमें किसका मान बताना है, हमें पी आई आर, ये वाला एंगल मेजर कर, अगर पी आई आर दे रखा है, सॉरी ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 116 डिग्री, तो मुझे वैल्यू बतानी है एंगल पी क्यू आर, ये वाला मान बताना है। निकाल लेंगे बड़े आसानी से। आप देखेंगे ये मेरे पास जो ये आई है, ये इन सेंटर है किसका, इस ट्राइंगल का, पी ओ आर का। तो ये 90 से कितना ज़्यादा है, ये 90 से मेरे पास 26 ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू में 2, ये हो जाएगा मेरे पास 52 डिग्री। और अगर ये 52 डिग्री हो गया तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, अब ये मेरे पास ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है, तो ये 52 है, तो 52 डिग्री प्लस एंगल क्यू, ये किसके बराबर होगा, इसका और इसका योग 180 के बराबर। तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 128 डिग्री हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो मैं अभी एक एक चीज लिख भी रहा हूँ, आगे जाके तो ये जब हम थोड़ा और प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसके, जब मैं सर्कल में इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, मैं एक एक पूरा ये फॉर्मूला कैसे आया क्या बना कुछ नहीं लिख रहेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली मैंने देखा ये मेरे पास 52 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 128 हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे मैंने देखा ये 116 है, 90 से 26 ज्यादा, तो 26 दूनी 52, यहाँ पे मैं 52 लिखता है, यहाँ पे 128। ये फिगर बनने के बाद हार्डली 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर और एंगल पी 90 डिग्री का दे रखा है। चलो अभी इतना ही रखते हैं। पी एस इज द एल्टीट्यूड ऑन क्यू आर, चलो ये भी ठीक है, पी एस एक एल्टीट्यूड बन गई क्यू आर पे। पी क्यू मुझे 16 दे रखा है और पी आर मुझे 12 दे रखा है, तो एस पी क्यू ऐसे बना दिया मैंने, ये 16 हो गया और ये वाली वैल्यू मेरे पास पी क्यू आर, सॉरी पी आर मुझे दे रखा है 12। फाइंड द रेशियो ऑफ पी एस रेशियो पी टी, पी एस और पी टी का रेशियो बताना है इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर है, टी इसका मिड पॉइंट हो जाए। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताना। अगर ये टी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तो मेरा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, और यही मेरा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सरकम सेंटर भी बन जाएगा। और सर हाइपोटेनियस क्या होता है, ये 12 है, ये 16 है, अब मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 20 आएगा मेरे पास। और अगर ये 20 आ गया तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा, तो मेरे पास पीटी का जो मान होगा वो होगा मेरे पास 20/2 डेट इज 10, निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं पी एस की बात करूं, ये परपेंडिकुलर डाला है, जो ये वाली लेंथ इंटू में मेरे पास हाइपोटेनियस, ये बराबर होता है दिस इंटू दिस के, तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो पी एस की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 12 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई 20। सोल्व करके अपना आंसर हम बता देंगे। अब देखो 2 से काटूंगा तो ये आ गया 10, ये आ गया 12 इंटू में 16 रेशियो 200, ये मेरा किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल 8 2 जा और 8 25 जा, तो 24 रेशियो 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो वही है, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये अगर ये हाइपोटेनियस है, ये जेड मान लो, ये मैंने पी माना और ये बी माना, तो हमने कहा था एच इंटू में जेड किसके बराबर होता है, ये पी इंटू बी के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा ये वाली वैल्यू निकालने के लिए। और ये वाला तो मुझे पता ही है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये सरकम सेंटर का पॉइंट होगा, तो ये पीटी की लेंथ हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 होगी। अगला सवाल कहता है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये राइट एंगल एट पी है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये पी को आर रख देता हूं यहाँ पे, और ये मैंने एस इसका मिड पॉइंट बना लिया। एस टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, एस टी मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बना दिया किसके, ये आर है तो ये क्यू होगा इसके। एंग पी क्यू मुझे 24 दे रखा है, पी आर मुझे 10 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी,
आर एस टी, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। आप देखेंगे ये 10 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली दूरी 5 और ये वाली दूरी 5 हो जाएगी। एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपको एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाए तो आपको पता है सिमिलरिटी लग रही होगी, दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे? आप कहेंगे सर ये क्यू पी और आर ट्राइंगल हो गया एक, तो ये किसके सिमिलर होगा? यहां से मैंने देखा, देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री कॉमन, ये वाला एंगल कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे 90 डिग्री पी की जगह तो मेरे पास आएगा टी और आर की जगह आर ही आएगा, तो बस यहाँ पे एस क्या लगे ले लेगा, क्यू की जगह ले लेगा। ये दोनों ट्राइंगल ए प्रॉपर्टी से सिमिलर, अगर सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? साइड के रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर साइड्स का रेशियो निकालना है, देखो इसके सामने वाली साइड मुझे पता है 5 है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड निकाल लो, 24 है, ये 10 है, 24 और 10 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? ये ट्रिपलेट बनाते हैं आपके 26 के साथ, तो ये आएगा 26। और मेरे पास यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मुझे चाहिए आर एस टी। सोल्व करके आंसर बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अलग से तो कटेगा नहीं, ये काटूंगा ये 12 आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये 5 का स्क्वायर आएगा, डेट इज 25 और इंटू में 10 इंटू 12 है डिवाइडेड बाई 26 इंटू 26 है। आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मैं 4 से काट दूंगा 3, ये 13 और ये 13 बचेगा, तो यहाँ पे तो नीचे तो 169 आएगा मेरे पास, और 169 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है सी में, तो यही मेरे सवाल का उत्तर होगा, बाकी तो आगे कुछ कट नहीं रहा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 750 बन जाएगा। अगला सवाल कहता है मुझे एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, एडी मुझे 6 भी दे रखा है, बीसी मुझे 8 दे रखा है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये P बी डी का मिड पॉइंट है, जो मैं ये बी डी का मिड पॉइंट लिखा तो ये वाली दूरी यहां तक है। आगे कहता है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट मैंने ले लिया है Q। हमें एक लेंथ बतानी है, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। अगर मैं यहाँ से लाइन जोड़ दूं, ये सीजीएल 2016 या 15 में आया था, इसकी लेंथ बतानी है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अब कैसे सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करने के लिए एक छोटा सा बस दिमाग लगा लेना है हमें। मैंने कहा यहाँ पे ये मेरे पास इन दोनों का मिड पॉइंट ये दे रखा है, इसका मिड पॉइंट ये दे रखा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर लूं कि ए बी का भी मिड पॉइंट ले लूं? अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे बना लेता हूँ, सही है, पी क्यू इसे मैं आर मान लेता हूँ, ये ए बी का मिड पॉइंट मैंने बना लिया। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर लूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा? आप कहेंगे सर इस ट्राइंगल को देखो, कौन से ट्राइंगल को? मैं पूरा बड़ा ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल की बात करें, दो मिड पॉइंट को मैंने मिलाया तो जो लाइन बनाई, क्या ये इस वाली लाइन के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल निकल के आएगी, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और ये इसकी आधी भी होगी, डेट इज 3 हो जाएगी। है ना? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं अब इसको इससे मिला दूं, आप कहेंगे सर ये जो पोर्शन है पूरे ट्राइंगल को देखो, ए बी सी, कौन से ट्राइंगल की अब मैं बात कर रहा हूं? इस वाले ट्राइंगल की। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, ये मिड पॉइंट है किसका? ए सी का, तो जो ये वाली लेंथ होगी ये इसके पैरेलल भी होगी, इस वाली लेंथ के, और इसकी आधी भी होगी, तो ये पूरा का पूरा 8 है, तो ये वाली दूरी 4 आ जाएगी। डन है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री था मेरे पास, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा? या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आप कह सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। ये 90 होगा
तो मेरे पास ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये 90 तो ये वाला एंगल भी 90, ये 90 तो ये वाला एंगल भी 90। अगर मैं इस फिगर को देखूं जो मैंने अभी ड्रॉ करी, मैं दोबारा बनाता हूं इसे। मैंने कहा अगर मैं इस फिगर को देखता हूं, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली चौथा एंगल भी 90 होगा, तभी 360 की सम आएगा। और अगर ये भी 90 हो गया तो आप देखेंगे जो ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है, इसका मेजर क्या हो जाएगा। ये मुझे ऊपर दे रखा है, ये ट्राइंगल मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो पी क्यू आर ट्राइंगल निकल के आया है, ये आर है, ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास क्यू। आप देखेंगे ये वाली दूरी मेरे पास 3 आई, ये वाली दूरी मेरे पास 4 आई, ये 90 डिग्री आया। तो ये ट्रिपलेट किसके साथ बनाएंगे, क्या ये वाली दूरी जो पी क्यू की होगी या 5 होगी। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। चलें आगे। ये भी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, टीयर 2 का। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, कुछ इस तरीके से कि डी और ई 2 पॉइंट्स हैं एसी और बीसी पे। ठीक है, तो डी पॉइंट एसी पे ले लिया और ई पॉइंट मैंने बीसी पे ले लिया। आगे कहता है डी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये जो डीई परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो यहां पे ई इधर डालता हूं। ठीक है, डीई इक्वल्स टू 18 दे रखा है, ईसी मुझे क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 10 एंगल एबीसी ये मुझे दे रखा है 3.6। हमें वैल्यू बतानी है ए सी बाई सी डी की। अब देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करके इन्होंने कुछ अच्छा सवाल बनाने की कोशिश की है। ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, इसका रेशियो मुझे बताना है। अब आप देखेंगे जब ये दो साइड का रेशियो दे रखा है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी लगने के चांसेस ज्यादा होंगे मेरे। ये अब ये वाला एंगल अगर मुझे 10 एंगल ए बी सी, ये मुझे 3.6 दे रखा है, इसका कोई मान होगा। आप यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, अगर इसमें 10 सी निकालता हूँ, 10 एंगल सी, क्या ये मेरे पास परपेंडिकुलर है 18 और बेस है 5, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही होगा 18/5 और ये भी 3.6 आ गया। तो मेरे पास तो 10 सी और 10 एंगल ए बी सी बराबर हो गए। तो मतलब जो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। मैंने कहा मेरे पास अब जो ये ट्राइंगल बना ना एबीसी, एबीसी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये वाली भुजा मेरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सामने वाली साइड से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इक्वली बाइसेक्ट भी करता है इस वाली साइड को। ये वाली साइड अगर मैंने इस पॉइंट को नाम दिया एम, तो मैंने कहा बी एम मेरा बराबर होगा किसके, एम सी के। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा, ये इस चीज को सिखाने के लिए ड्रॉ करा कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो मेरे पास बराबर आ गया। इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा मुझे दे रखा है। तो कोई ना कोई क्या पता हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए। राइट, आप देखेंगे यहाँ पे मैं इस ट्राइंगल को, लास्ट वाले ट्राइंगल को आसानी से बनाता हूँ। ये मेरे पास है, ये ट्राइंगल है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 5 है, ये 18 है। ठीक है, तो मेरे पास मुझे इस साइड का और इस साइड का मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज दे रखे हैं, या एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखी है BCC, इसकी रिलेशनशिप की फॉर्म में दे रखी है, मुझे एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे BC का यूज हो रहा है, यहाँ पे BC सब में आ रहा है, तो BC अगर ये सब में आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास ये अगर M है, ये C है, तो ये तो BC/2 है ना। ठीक,
आधा है इसका, मेरे पास ये ए है, ये डी है और ये ई है। ये वाला ट्राइंगल कॉमन आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डी ई सी और ए एम सी ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन आ जाएगा। ये वाला एंगल 90, ये 90, ए प्रॉपर्टीज दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो साइड का रेशियो मेंटेन रहेगा। साइड का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ये ए सी डिवाइडेड बाई सी डी, ये हो जाएगा मेरे पास एम सी डेट इज बी सी बाई 2 डिवाइडेड बाई ई सी। क्या पूछा था? ए सी बाई सी डी पूछा था, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 ई सी हो जाएगा, 2 सी ई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में जब खुद से कुछ चीजें निकालनी पड़ जाए। एसएससी सीएचएसएल 2020 में सवाल पूछा गया था। कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी, कुछ इस तरीके से कि ए बी मेरा ए सी के बराबर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी बी सी के ऊपर, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो। ए डी की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर दे रखा है मुझे 36, तो मुझे लेंथ बतानी है बीसी की लंबाई क्या होगी। ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूं, आप ध्यान से समझना इसे। ये वाली साइड अगर मैंने ए मान ली तो ये वाली साइड भी ए होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये दो भुजाएं मेरी बराबर दे रखी है ना, दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ मैंने, तो इसे मैं 2b मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मेरे पास b हो जाएगा और ये वाली दूरी भी मेरे पास क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। अब मैंने ऐसा क्यों करा है? जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बने, इसलिए मैंने ऐसा करा। आप देखेंगे अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा, ये a प्लस 2b डेट इज 2a प्लस b होगा पेरीमीटर, और ये मेरा 36 के बराबर आ गया। और यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी का मान कितना आएगा? a प्लस बी का मान आ गया 18। अब a प्लस बी मुझे 18 मिल गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं बस। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी और सी, 12 दे रखा है मुझे। 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? क्या आपको 12 का ट्रिपलेट याद है कि ये 5 और 13 के साथ ट्रिपलेट बनाता है? 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो मेरे पास चांसेस होंगे, हो सकता है ये वाली दूरी मेरी क्या आ जाए? 5 आ जाए, और ये वाली दूरी मेरी क्या आ जाए? 13 आ जाए। अगर ये हो गया तो आप कहेंगे सर ये 5 जमा 13 या 18 भी आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही वैल्यू जाएंगी सोल्व करके भी। अदरवाइज आप चाहें तो सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 12 स्क्वायर के बराबर। एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये मेरा 12 स्क्वायर के बराबर डेट इज 144। ए प्लस बी इज 18। अगर ए प्लस बी की वैल्यू मैंने 18 रख दी तो ए माइनस बी का मान निकल जाएगा 144 है। ए माइनस बी आएगा मेरे पास 18 से काटा तो 8 टाइम्स, और अगर ये 8 हो गया, ए माइनस बी 8 है, ए प्लस बी 18 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। 18 प्लस 8 कितना होता है? 26 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 13। अगर ए 13 तो बी कितना आएगा? यहाँ से 13 घटा दो 18 में से तो 5 आएगा। निकाल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन लॉजिकली सोचना है कि भैया ये 12 है तो किसके साथ ट्रिपलेट? 5 और 13 के साथ बनाएगा, तो एक वैल्यू 5 और एक वैल्यू मेरे पास 13 ही आने वाली है। ठीक है, अब इतना हो गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। एरिया क्या होता है? ए मुझे लेंथ ऑफ बीसी बताना था ना खाली, तो खत्म हो गया। बी की वैल्यू 5 है तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये 5 दूनी 10। क्वेश्चन खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल इसी तरीके का। कहता है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर। एक मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 64, हाइट दे रखी है 8, मुझे वैल्यू बतानी है एरिया। अब देखो पेरीमीटर अगर 64 है, मैं इस साइड को ए मानूंगा, इसे ए मानूंगा, सामने वाली साइड को, क्योंकि इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगा परपेंडिकुलर, तो ये 2b मानूंगा, ये वाली साइड b और ये वाली साइड b। ये सब कॉन्शियसली होना चाहिए और आपको 8 को देखते ही दिखना चाहिए। अब यहाँ पे जब पेरीमीटर 64 है तो ये a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा?
64 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 32। अब आपने देखा 8 ट्रिपलेट किसके साथ बनाता है, 8 के ट्रिपलेट्स अगर आप याद करेंगे तो आपको दिखेगा ये 17 हो सकता है, ये मेरा 15 हो सकता है। 17 जमा 15 32 आ रहा है, और 17 15 और 8 ट्रिपलेट भी बनाते हैं, तो मेरी साइड से ए और बी की वैल्यू निकल गई डायरेक्टली। एरिया बताना है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास हाफ इंटू ये बेस है, ठीक है, बेस क्या है 2b है, इंटू में हाइट है, तो ये b इंटू एच बचा। अब देखो b इंटू एच क्या है मेरे पास, ये कुछ और नहीं है, ये b है ये वाली दूरी, और ये मेरे पास हाइट है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मेरा एरिया है। तो अगर ये 15 दिख गया और ये 8 दिख गया एग्जाम में आपको, तो 15 इंटू 8 कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 120। क्वेश्चन हो गया खत्म। दोबारा रिपीट करता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ आपके लिए अलग से। मैंने कहा अगर मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी b है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ये h है, तो एरिया क्या होगा मेरा, ये b इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, b ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एरिया के बराबर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। चले आगे, इसे b की जगह मैं k कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, b में कभी बेस मान के कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी भुजाएं मुझे 36 40 और 44 दे रखी हैं, मुझे उस ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है जो 40 सेंटीमीटर लेंथ पे पड़ रही है। तो मैं ऐसे करूंगा, इसे ABC ट्राइंगल बना लिया, यहां से एक ऑल्टीट्यूड डली, ये लेंथ 40 सेंटीमीटर वाली पे डालनी है तो 40, ये 36 ले लो, ये 44 ले लो। मुझे क्या बताना है, इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ ही बतानी है। अब कैसे निकालेंगे भैया, अब देखो मेरे पास एरिया तीनों साइड दे रखे हो, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ हीरोन्स फॉर्मूले से, और साथ ही साथ अगर मेरे को दे रखा है बेस, तो हाइट अगर मुझे पता होती तो भी एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया को इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू में मेरे पास h, और एक किसके बराबर हो जाएगा, एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, 36 40 और 44, इन तीनों को सम करूंगा 120 आएगा, पेरीमीटर 2 से डिवाइड करूंगा, सेमी पेरीमीटर आएगा 60। सेमी पेरीमीटर अगर 60 आ गया तो ये अंडर रूट में 60 60 में से 36 घटाया 24, 40 घटाया 20 और 44 घटाया 60। अब देखो रूट से बाहर क्या क्या आएगा मेरे पास, ये तो 20 इंटू में h बचा 20, ये 20 इंटू 3 है तो 20 बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, 24 में भी 3 आता है तो 3, यहाँ पे 8 इंटू 16 बचा, 8 बाहर आएगा और मेरे पास रूट में बचेगा 2। इतना फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए एग्जाम में भी। और अगर मैं 20 से 20 को एलिमिनेट कर दूं तो 3 8 जा 24 होगा, 24 रूट 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म, चले आगे। कहता है एबीसी क्या है मेरे पास, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच द रेशियो ऑफ द सम ऑफ लेंथ इज इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल, सॉरी, ABC is an isosceles triangle in which the ratio of the sum of length of equal sides and the third side is 7:6. If the area of the triangle is 24 root 3, find the third side। ठीक है, मेरे पास एक isosceles triangle दे रखा है ABC, ठीक है, मान लो इसकी साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है, दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, ये थर्ड साइड को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, फिलहाल चलो B मान लेता हूँ, या 2 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या रखा है, 2a सम ऑफ इक्वल साइड्स रेशियो, जो अनइक्वल साइड है 2b, इनका रेशियो दे रखा है मुझे 7:6। तो मैं कह सकता हूँ a रेशियो भी, a बाई बी मेरे पास 7/6 ये दे रखा है इन्होंने। एरिया दे रखा है मुझे 24 रूट 13, तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, थर्ड साइड की, मतलब मुझे 2b का मान बताना है कि 2b का मान क्या होगा। ठीक, अगर इसे सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। परपेंडिकुलर क्या करेगा, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट भी कर देगा, और अगर दोनों इक्वल पार्ट में स्प्लिट करा तो ये वाली वैल्यू b आ जाएगी और ये भी b आ जाएगी। ये हाइट होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, हाइट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, रूट में a² माइनस b², और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया मिलता है ना। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास b इंटू में रूट a² माइनस b²,
ये बराबर हो जाएगा मेरे पास एरिया के, डेट इज 24 √13 के। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे बी का ही मान बताना है। अच्छा, ए और बी में रिलेशनशिप भी है, ए मेरा 7/6 बी है, तो यहाँ पे ए की जगह 7/6 बी लिख दूंगा। 7/6 बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 49/36, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे पास बी इंटू में ये 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13 बी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 24√13। हो गया क्वेश्चन सोल्व। आप देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर से बी बाहर आएगा, यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर, यहाँ पे 36 से 6 बाहर आएगा, यहाँ √13 है, 24 में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर बी 12 है तो मुझे 2b की वैल्यू बतानी है, तो 2 इंटू में 12, चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, एंगल सी एक ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा है मुझे, तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया ट्राइंगल ABC। The bisectors of the exterior angle of A and B meet BC and AC produced at D and E respectively। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान से समझने वाली है। मेरे पास क्या आता है कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बनाता हूँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये वाला मेरा 90 से बड़ा एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर बना दूं कुछ ऐसा, ऐसे ही मैं एंगल बी का अगर बाइसेक्टर बना दूं कुछ ऐसा, तो ये क्या हम करते हैं, ऑफ एंगल ए एंड बी मीट BC, ये BC को मिलेगा अगर मैं BC को आगे एक्सटेंड करूंगा से, ये कुछ एक सिंगल लाइन है, ऐसे ही मान के चलना, मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये मान लो मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना था, तो ये मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये यहाँ पे जाके BC को मिल रहा है, और ऐसे ही मैंने एंगल B का बाइसेक्टर बनाया, तो ये AC को जाके मिलेगा E पॉइंट में। कुछ ऐसी फिगर है मेरे पास, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर। AB AD और BE बराबर है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मुझे बराबर दे रखी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन है। हमें एंगल ACB बताना है, ACB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो फटाफट से करते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ DAB की, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो मेरे पास क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक, ये मेरे पास इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर था, तो मैं कहूँगा ये वाला एंगल बी हो, ए मान लो अगर स्मॉल है तो ये वाला एंगल स्मॉल ए होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर था, ये बी है तो स्मॉल बी मान सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या मैं कह सकता हूँ, अगर ये वाला एंगल मैं मान लूँ से थीटा माना था, अगर ये अल्फा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, डन। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो कुछ सोच के दिया होगा। आप देखेंगे इस ट्राइंगल में मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है पूरा पूरा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सटीरियर एंगल है ए, तो ये ए मेरा किसके बराबर हो जाएगा, क्या ये ए 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर बी को देखूंगा मैं, तो ये मेरे पास 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। डन। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी एक ट्राइंगल ले लूं, मुझे एंगल सी का मान बताना है।
मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 2a प्लस अल्फा 180 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पे मेरे पास 2b प्लस अल्फा प्लस थीटा, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास a अगर 2 थीटा के बराबर है और b अगर 2 अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे b की जगह मैं 2 अल्फा रख दूं, 2 अल्फा प्लस थीटा मेरे पास 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ पे अल्फा की जगह, सॉरी, a की जगह 2 थीटा रख दूं, थोड़ा सा गलत कर दिया, b की जगह अगर 2 अल्फा रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 4 अल्फा प्लस थीटा 180 के बराबर हो गया। और यहाँ पे 2a की जगह अगर मैं a की जगह 2 बीटा को 2 थीटा को रख दूं तो ये 4 थीटा प्लस अल्फा, ये भी मेरे पास 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये दोनों चीजें मेरे पास बराबर होंगी या नहीं होंगी, ये भी 180, ये भी 180। आप देखेंगे यहाँ पे 4 थीटा प्लस अल्फा अगर 180 डिग्री के बराबर और 4 अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अल्फा मेरा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अगर अल्फा मेरा थीटा के बराबर हो गया तो ये वाला एंगल मेरे पास, मैं ट्राइंगल बनाता हूँ फिर से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे बराबर आ गए। इन दोनों को मैं थीटा थीटा लिख देता हूँ। ये मेरा एंगल सी है और ये मेरे पास ए है और बी है, ठीक है। अगर अल्फा और थीटा बराबर हो गए तो यहीं पे पुट करो। आप कहेंगे सर 4 अल्फा प्लस थीटा मतलब 5 थीटा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, और थीटा का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 36 डिग्री। अगर थीटा 36 है, ये 36 हो गया, ये वाला एंगल भी 36 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये 180 माइनस 2 इंटू 36 होगा, और ये तो 72 हो गया। 180 में से 72 को घटाऊंगा तो 108 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। डन। तो थोड़ा सा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन था ये। चले आगे, ये अभी 2016 में पूछा गया था, अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है किसी ने, बट यस लॉजिक तो वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ज्योमेट्री में भी धीरे धीरे, ठीक है, पहले एक लेवल पूछते हैं हर साल, उसमें हल्का हल्का सा लेवल अप करते रहते हैं एग्जाम में। ये पैटर्न चल रहा है टीसीएस का। मेरे पास ये सवाल है, ये भी 2017 से पहले का ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट अच्छे होते रहे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बने ना तो भी आप कर पाए। ये अच्छे लेवल का सवाल है, ये भी पिछले वाला भी ठीक था। मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें D एक पॉइंट है BC पे, कुछ इस तरीके से कि AD परपेंडिकुलर है BC पे। आगे कहता है इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AE रेशियो AD 5:1 है। E एक पॉइंट है AD के ऊपर कि कुछ इस तरीके से कि अगर ये 5 रेशियो है तो ये 1 रेशियो है, AE रेशियो AD। एंगल BAD 30 डिग्री दे रखा है, BAD ये वाला कौन 30 डिग्री है। 10 एंगल ACB ये मुझे दे रखा है 6 10 DBE E को यहां से निकालना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 6 इंटू 10 ये दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है एंगल ACB का मान, ACB ये वाला एंगल C फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब आप कैसे करेंगे, देखो 10 ACB, अगर एंगल ACB निकालना है तो 10 ACB तो दे रखा है 6 इंटू में 10 DBE, तो बस मुझे DBE को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अगर 10 DBE की वैल्यू मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। और DBE ये वाला एंगल है, इसके लिए मुझे यहाँ पे 10 थीटा देखता हूँ तो परपेंडिकुलर तो दे रखा है, मुझे बस बेस की रिक्वायरमेंट है। अगर ये वाली वैल्यू मिल गई तो काम हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू तो मिल ही रखी है मेरे भाई बड़े आराम से। आप कहेंगे सर अगर ये 30 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री दे ही रखा है और ये 6 है, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा रिड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सा, ABD। ये मुझे 6 रेशियो दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। 30 डिग्री के केस में ये वाली साइड मेरे पास क्या होती है, ये जनरली √3 रेशियो होती है, और ये वाली साइड सामने वाली 1 रेशियो होती है। अगर √3 रेशियो मेरा 6 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, ये 2√3 के बराबर होगा।
तो ये मैंने कहा अगर ये 5 रेशियो ये 1 रेशियो, तो ये वाली साइड क्या होगी 2√3 रेशियो। और अगर ये वाली साइड 2√3 आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 6 इंटू में 10 एंगल DBE, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 1 रेशियो एंड बेसिक मेरे पास 2√3 रेशियो। 2√3 से 6 को काटूंगा तो ये √3 बचेगा, और √3 किसके बराबर होता है 1060 डिग्री के बराबर होता है। 1060 डिग्री अगर 10 ACB के बराबर है तो एंगल मेरे पास ACB ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। इस पे नजर अपनी पैनी रखनी है कि निकालना क्या है। रिवर्स में आप चलते चले जाओ, जो चीज निकालनी है उसमें पीछे जाओ कि हाँ उसे निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा 10 ये चाहिए मुझे, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी थी तो उसके लिए मुझे 10 dB की जरूरत चाहिए। 10 dB निकालना है तो उसके लिए मुझे ये दे रखा है, ये वाला निकालना है। ये कैसे निकलेगा, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो रिवर्स में क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करें अगर आप, तो निकल जाएगा। आपको जो भी चीज पहले नोट करनी है वो देखें कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ है और आप सोल्व करें। अब ऐसे CGL 2018 टीयर 2 में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, मैक्सिमम लोग इसे नहीं कर पा रहे थे वहां पे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जहां दिमाग लगाना पड़ जाए वहां फंस जाते हैं। मुझे कहता है एक ट्राइंगल PQR दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास जो एंगल P है ना ये 120 डिग्री दे रखा है। तो अगर 120 है तो इस हिसाब से बना भी लेते हैं इसे। मैंने कहा मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा रहा होगा, या आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ ऐसा है ना। ये PQR है, ये मुझे 120 डिग्री दे रखा है। आगे कहता है PS परपेंडिकुलर टू QR, तो यहां से मैंने PS को परपेंडिकुलर बना लिया QR के। PQ प्लस QS ये SR के बराबर है, ये वाली दूरी किसके बराबर है PQ प्लस QS। तो इसे अगर मैं A मान लूं और इसे B मान लूं तो ये वाली दूरी मेरे पास A प्लस B आ जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर लिया थोड़ा। हमें एंगल Q का मेजर बताना है कि क्या होगा, मुझे ये वाला मान बताना है क्या। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो मेरे पास यहाँ पे अगर ये A है B है, ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल मैं तब निकाल सकता हूँ जब मुझे ये वाला एंगल मिले। और ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, क्योंकि ये 90 है, ये मिल गया तो मैं इसका मान बता सकता हूँ, ठीक है। या तो मुझे ये एंगल मिले, वरना ये वाला एंगल तब भी बताया जा सकता है, ये 120 दे रखा है, ये वाला एंगल का मान मिले। मुझे इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंगल का मान चाहिए, तभी मैं आंसर बता सकता हूँ। अब मेरे पास रिलेशनशिप जो दे रखी है वो है ये A है, ये B है और ये A प्लस B है। तो A B और A प्लस B, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये देखो 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाऊँ B, तो ये क्या बचेगा मेरे पास A। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक B चला गया और इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूं, तो क्या मेरे पास इस पॉइंट को नाम दे दूं अगर मैं M, तो क्या मेरे पास ट्राइंगल PQM ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस क्यों, यहाँ से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला, इसने क्या करा यहाँ पे ये वाली और ये वाली साइड भी बराबर हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। वरना आप प्रूफ भी कर सकते हैं ये वाली साइड इसके बराबर, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब एक और चीज निकल के आई मेरे पास, ये A है, क्या ये वाली दूरी भी A हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दो, या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे तो ये A हो जाएगा। अब ये A हो गया तो मेरे पास एक और चीज निकल के आई, एक और चीज क्या है, ये वाला भी मेरे पास क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। मैं थोड़ा सा फिगर को अब जूम करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कौन सा ट्राइंगल अब एक और आइसोसेलेस बन के आया। मैंने कहा ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखें, ये दूरी A है, ये दूरी A है और ये भी मेरे पास A है। तो मेरे पास ये चीज और निकल के आई कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी मेरे पास बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला कोण मेरे पास थीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, ये वाला कोण क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तो क्या मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप देखो मुझे रिलेशनशिप चाहिए थी ये PQR ट्राइंगल था, मुझे क्या निकालना था, एंगल Q निकालना था। अगर एंगल Q निकालना था, आप देखेंगे ये वाला पूरा 120 डिग्री दे रखा है, तो 120 प्लस यहाँ पे थीटा, ये थीटा बाई 2 थीटा की फॉर्म में मिल गया, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2, ये किसके बराबर, 60 के बराबर। यहाँ से काटूंगा 2 और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 20, ये 40 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
चले आगे, देखो ध्यान से। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कराता हूँ इसी क्वेश्चन का। मेरे पास क्या दे रखा था, क्वेश्चन था ये मुझे परपेंडिकुलर दे रखा था, ये मुझे 120 दे रखा था, ठीक है। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था कि क्या होगा अगर ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाली साइड मेरे पास ए प्लस बी है। ध्यान से सुनते रहना अब इस चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कहा अगर ये ए प्लस बी है तो रिलेशनशिप मुझे कुछ ना कुछ तो इस्टेब्लिश करनी है, तो ये मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक बी मान लेता हूँ, तो ये दूरी ए बचेगी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से इसे मिला दिया। अब जैसे ही मैंने इसे मिलाया तो देखा यहाँ पे जो ये क्या है मेरे पास, इस पॉइंट को अगर मैं एम मान लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये यहाँ से पी क्यू आर, ये मेरे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, या फिर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं एस प्रॉपर्टी से। तो ये साइड ए है तो ये वाली साइड ए आ जाएगी, और ये वाली साइड बी है तो ये बी है ही मेरे पास, ठीक। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया थीटा। अगर ये थीटा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड ए है, ये साइड ए है, इस ट्राइंगल के अंदर ये भी आइसोसेलेस बना। तो और अगर ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरे पास, ये थीटा बाई 2 आएगा और ये भी थीटा बाई 2 आएगा। फिर मैंने कहा ये पूरे ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ पी क्यू आर को, तो ये मेरे पास 120 एंगल पी है, ये थीटा है और ये थीटा बाई 2 है, ये मेरा 180 डिग्री होगा। और थीटा की वैल्यू सोल्व करके मैंने 40 डिग्री निकाल ली। ये क्वेश्चन था। एक छोटा सा सवाल कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी कुछ इस तरीके से कि जो एम एन है ना, ये वाली लेंथ बी सी के पैरेलल है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन 130 दे रखा है, ये 130 है। ए एन रेशियो एन सी ये 4:5 है। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, अब इसे सोल्व करना है। तो आप कहेंगे सर ये अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो मुझे सीधा सीधा पता है ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों ट्राइंगल छोटे वाला और बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। सिमिलर आ जाएंगे तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर एरिया के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये पूरी साइड 9 हो जाएगी, 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन का एरिया का रेशियो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और पूरा एबीसी ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर 81 रेशियो। 81 में से अगर मैं 16 को घटाऊंगा तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 81 माइनस 16 रेशियो होगा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 65 रेशियो। 65 रेशियो 130 के बराबर है। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, 81 रेशियो की। तो ये हो जाएगा मेरे पास 65 इंटू में 2। मुझसे एम एन का पूछा था, अच्छा तो 81 का नहीं बताना मुझे, 16 का बताना है ना, तो 32 हो जाएगा। ये इंटू में 2 है, मुझे इसका ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताना है, तो ये 16 रेशियो है। खत्म क्वेश्चन। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, कुछ इस तरीके से कि एंगल क्यू मेरे पास 85 डिग्री है, एंगल आर 65 डिग्री है। एस और टी पी क्यू और पी आर पे पॉइंट्स हैं। कुछ इस तरीके से कि एंगल एस टी आर 95 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल मुझे 95 डिग्री दे रखा है। कहता है द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी इज, क्यू आर और एस टी का रेशियो 9:5 है, तो मैंने कहा ये 9x होगा, तो ये मेरे पास 5x होगा। पी क्यू 21.4 दे रखा है, वैल्यू किसकी बतानी है, पीटी की लेंथ बतानी है। ये वाली लेंथ आई नीड टू फाइंड आउट, चलो इसे के मान लेते हैं।
अब सोल्व क्या करेंगे भैया, अगर देखो साइड का रेशियो दे रखा, कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर जरूर बन रहे होंगे, ठीक है, एंगल्स दे रखे हैं। आप जैसे ही आपने देखा ये 95 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 95, क्या ये 85 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 85 आ गया, ये वाला एंगल P कॉमन आ जाएगा इस ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन देखते हैं, मेरे पास तो दिमाग में बस सिमिलरिटी घूमता है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये PTS ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, P से लिया था, ये 85 है, यहाँ पे Q है, तो PQR के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो साइड का रेशियो हो जाएगा मेंटेन। अब मुझे क्या चाहिए, अगर ये मैंने अल्फा मान लूँ ये वाला एंगल, तो इस केस में मेरे पास ये एस को अल्फा मानना है, तो यहाँ पे आर को अल्फा मानना पड़ेगा, ये अल्फा होगा। या फिर मेरे पास ये 65 है, तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास फाइनली 65 डिग्री निकल के आ जाएगी। 65 के सामने वाली साइड चाहिए के मुझे, तो यहाँ पे लिखा मैंने के, यहाँ पे 65 के सामने क्या है 21.4। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइड का रेशियो। अब यहाँ पे पी के सामने 5x है, यहाँ पे 9x है, तो 5/9 ये मेरा सोल्व होकर आंसर आएगा। कर लो, अगर मैं 9 से काटता हूँ इसे, कट तो नहीं रहा पूरा पूरा, ये क्या दिक्कत आ गई, देखो टाइपिंग मिस्टेक है क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ। पी क्यू मुझे दे रखा है पूरा 21.4, ये 9/5 है, ठीक है। मुझसे लेंथ पीटी की पूछी है, ये भी ठीक है, आदि हुई। चलो, मे बी देयर मे कैन बी सम टाइपिंग मिस्टेक, और ऐसा हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो। अगर 21.4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे दोनों साइड, तो मेरे पास 214 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 107 डिवाइडेड बाई 9, और ये अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइम्स आएगा। तो मैं 12 के साथ चला जाऊंगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मेरे पास ये 21.4 ना दे रखा हो, ये 21 पॉइंट कुछ और दे रखा हो, ठीक है, ये 21.6 दे रखा हो, ऐसा हो सकता है। 21.6 दे रखा होगा क्वेश्चन में ये, तो ये मेरे पास 108 आएगा, इसे सही कर लो। ठीक है, फिर मेरा एग्जैक्ट 12 आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है एक ट्राइंगल है एबीसी, डी और ई, ए बी और ए सी पे पॉइंट है कुछ इस तरीके से कि ए डी इंटू में ए सी, ए डी इंटू में ए सी, ये बराबर दे रखा है ए बी इंटू में ए ई, ए बी इंटू में ए ई के। एंगल ए डी सी, ए डी ई, ये वाला कोण मुझे दे रखा है ए सी बी प्लस 30, ए सी बी ये वाला अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये थीटा प्लस 30 दे रखा है। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल मुझे 78 डिग्री दे रखा है, तो मुझे एंगल ए ये वाला मान बताना है, ठीक है। समझ गया मैं, जैसे मैंने ये ट्राइंगल और एक लाइन देख ली, समझ गया सिमिलरिटी लग रही होगी, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में दे भी रखा है, ए डी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए दे रखा है। क्या मैं यहाँ पे इसे ए डी और ए बी को नीचे ले जाऊँ, ए डी के, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए ई दे रखा है, इसके नीचे ए सी को ले जाऊँ, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर आ रहा है मेरा ए ई डिवाइडेड बाई ए सी के, और अगर मैं दोनों छोटे वाले और बड़े वाले ट्राइंगल को कंपेयर करता हूँ तो ये एंगल कॉमन आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ए डी ई ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। अगर सिमिलर हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल डी और एंगल बी बराबर हो जाएंगे, तो थीटा प्लस 30 मेरा 78 के बराबर होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 78 में से 30 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 48 आ जाएगी थीटा। थीटा अगर ये मेरे पास 48 हो गया, तो बताओ जल्दी से एंगल ए का मान क्या होगा। बड़े वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे, इस ट्राइंगल में एंगल ए प्लस 78 प्लस 48, ये मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। 8 और 8 6 आएगा, जीरो में से घटाऊंगा, लास्ट डिजिट आएगी 4, लास्ट डिजिट अगर 4 आएगी तो 54 एक ही ऑप्शन में है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगी। अगला सवाल मेरे पास, चलो ये वाला करते हैं पहले।
एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है क्यू पी आर। पीओ is the altitude where O is the point on QR such that QO मेरे पास 36 है, OR मेरे पास 49 है, PQ की लेंथ निकालनी है। तो ये ट्राइंगल है PQR, मैंने ऐसे ही मान लिया। चलो राइट एंगल ट्राइंगल कहता है PO is the altitude where O is the point on QR। PO ऑल्टीट्यूड होगी जब O पॉइंट होगा QR पे। अगर P को मैं इधर रखता हूँ तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड तो नहीं बन पाएगी क्योंकि फिर Q और O मैच कर जाएंगे। तो मतलब मैंने नेमिंग करने में थोड़ी गलती करी है। इसमें इन्होंने अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखते हुए चलता हूँ P, क्योंकि इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो यहाँ पे O पॉइंट यहीं पे लाई करेगा, यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालूंगा P को यहाँ रखूंगा तो भी O पॉइंट यहीं लाई करेगा, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। तो P पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, यहाँ पे Q आएगा और यहाँ पे आ रहेगा, तभी ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एक अलग सेपरेट पॉइंट O पे जाके मिलेगा। आगे कहता है QO मुझे 36 दे रखा है, ये वाली दूरी 36 है। OR मुझे कितना दे रखा है 49 दे रखा है। तो मुझे लेंथ बतानी है किसकी, PQ की। ये वाली लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये वाली लेंथ क्या होगी। क्या ही है क्वेश्चन ये। मैंने बताया था आपको PQ का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी बताई थी। ये इस लेंथ और इनटू में ये पूरी लेंथ के बराबर होता है, तो ये होगा मेरे पास QO इनटू में QR। और आप देखेंगे 36 हो गया और ये 36 प्लस 49 हो गया, 55 85 36 इंटू में 85 और ये PQ स्क्वायर होगा। 36 से तो PQ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 निकलेगा और रूट 85 कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। कैच बस इस क्वेश्चन में यही था कि आपको ये नहीं पता था 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा, तो ये हमने सोचा तो P निकल के आया, बाकी पॉसिबल नहीं था कोई और। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है PQR जिसमें PQ PR के बराबर है। QS परपेंडिकुलर दे रखा है मुझे PR के। RS का मान PS का मान दे रखा है, हमें वैल्यू इसकी बतानी। चलो देखते हैं। PQR ये वाली भुजा मेरी इसके बराबर है। QS क्या है, परपेंडिकुलर है PR पे, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला QS जो कि हो गया PR पे परपेंडिकुलर। RS की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 5। PS की वैल्यू मुझे दे रखी है 7। हमें वैल्यू बतानी है QS स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर। QS स्क्वायर ये है और SR ये है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। ठीक, अब कैसे सोल्व करेंगे इसे। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, PQ अगर PR के बराबर था तो ये 7 और 5 12 है, तो ये वाली दूरी मेरे पास आ जाएगी 12। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस पे, तो क्या यहाँ पे मैं QS की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर QS हो जाएगा ये QS का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर यही होगा। और QS स्क्वायर में से अगर मुझे क्या करना है, घटाना है किसके, SR स्क्वायर को, तो मेरे पास QS स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर है। ये तो वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो गया, तो 144 माइनस 49 माइनस 25, 49 25 74, 74 घटाऊंगा तो ये 70 बचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज देख के कई बार ऐसा लगता पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्वेश्चन में। बी रेडी फॉर दिस एज वेल। एक क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ये बना है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, सिमिलरली MNO इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है बड़ा
से ए बी सी, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा पी क्यू आर। तो कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने जो पी क्यू आर ट्राइंगल है वो बनाया, ए बी सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और फिर एम एन ओ ट्राइंगल बनाए पी क्यू आर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अगर मुझे एम एन 3 दे रखा है, एन ओ 4 दे रखा है, और मेरे पास एम ओ 5 दे रखा है, तो मुझे वैल्यू क्या बतानी है, मुझे पैरामीटर बताना है एबीसी ट्राइंगल का क्या होगा। आपने ये वाली फिगर देखी है, जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं ट्राइंगल्स बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जो ये वाला ट्राइंगल है, अगर ये वाली साइड 5 है तो ये डबल हो जाएगी इसकी, ये 10 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर क्यू और आर मिड पॉइंट है एबीसी ट्राइंगल के, तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप देखेंगे मेरी साइड जो ये 5 थी, इसका क्या हो गया, यहाँ पे 10 बना और यहाँ पे 20 बना। सिमिलरली ये 4 है, ये 4 का यहाँ पे 8 बनेगा, और अगर ये वाली दूरी 8 है तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 16। और ये मेरे पास 3 है तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ये 6 होगी तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनाए थे उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा हो, प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं, अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूँ ए बी सी, तो ये डी है, तो मैंने कहा था अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो मेरे पास डी क्या होती है, डी हाफ होती है किसके, बी सी के, और डी पैरेलल होती है बी सी के। तो वही चीज़ मैंने यूज करी, तो ये हाफ होगी तो ये डबल हो जाएगा, 5 का ये 10 हुआ, और ये 10 है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया तो ये 20 होगा। सम कर लो, 20 जमा 16 जमा 12 28 48, ये आंसर आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते थे, वरना आप देखेंगे क्योंकि सारी साइड मेरी क्या हो रही है, डबल हो रही है। इस वाले ट्राइंगल में जाऊंगा, फिर इस वाले ट्राइंगल में जाऊंगा तो एक बार और डबल, तो मेरे पास पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का अगर मैं पेरीमीटर निकालता 4 5 9 और 3 12 होता, फिर मैं पी क्यू आर का निकालता तो सारी साइड डबल हो रही है तो पेरीमीटर भी डबल होगा। फिर मैं अगर ए बी सी का निकालता तो सारी साइड डबल हो रही है पी क्यू आर की भी, तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 48। ठीक, तो यहाँ तक कर रहे हैं। ये सेशन हमारा यहीं वाइंड अप होता है। एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, डेट इज दिस क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है आज के टाइम पे, बहुत पहले कभी आया था, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है इसे सोल्व करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फंसें। इसे फिलहाल छोड़ दें, सीरियल 2016 में आया था, कभी मौका लगेगा तो करा दूंगा। कर सकते हो आप, ट्राई तो कर लो, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वही है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैंने कई बार करवाया था पहले, जहाँ पढ़ाता था वहाँ पे करवा देता था, बट अभी मैंने स्किप किया इसे, ठीक है। यू ट्राई इट, आई विल सॉल्व दिस वंस वी आर डन विद ट्राइंगल एंड अदर थिंग्स, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा डीप में जाओ, इतना डीप में जाके एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपने आप जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप और हैबिचुअल होंगे, तब इस क्वेश्चन को हम कभी देखेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में सीवीएन से रिलेटेड कुछ सवाल और मास पॉइंट ज्योमेट्री, और हमारा ट्राइंगल वहाँ पे खत्म हो जाएगा।